हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। सभी साथियों का कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज के इस धमाकेदार सेशन में जो है हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, अपनी चर्चा चल रही थी भूगोल को लेकर। अपनी जो एक श्रृंखला चल रही थी भौगोलिक चिंतन, जो अपनी यूनिट नंबर 8 है यूजीसी नेट के लिए उसकी, और साथ में अपने प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी कर रहे थे हर सोमवार को। तो उस है कड़ी में आज की जो है क्लास है भूगोल से संबंधित। भूगोल में है जो जर्मन संप्रदाय है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो जर्मन भूगोल वेता हुए हैं उनसे जो संबंधित है वो आज की जो क्लास डेडिकेट रहेगी। साथियों, क्षमा चाहूंगा कि है लास्ट 2-3 दिन क्लासेस नहीं हो पाई, किसी टेक्निकल है एरर के कारण, टेक्निकल मिस्टेक के कारण जो है अपनी क्लासेस प्रॉपरली रूप से नहीं हो पाई। उसकी जो सूचना है मैंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप चलता है कॉस्मोस यूजीसी क्लासेस के नाम से है उस पे दे दी थी। तो आज से अपनी जो है क्लास वापस जो है रेगुलर हो रही है। अब बिना किसी रोक टोक के जो है समस्या थी उसका समाधान हो गया। अब बिना किसी रोक टोक के अपनी जो है क्लासेज है रेगुलर बेसिस पे है आपको देखने को मिलेगी, है निःशुल्क रूप से आपको जो है क्लासेज मिलेगी। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज अपन जर्मन संप्रदाय से। इससे पहले क्या अपन ने पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा है देखते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल। उसमें अपन 3 भूगोलवेता पढ़ चुके महत्वपूर्ण। हमबोल्ट को पढ़ा था, फिर रिटर को पढ़ा था और फिर रेडजेल को पढ़ा था। मतलब कि ये तीनों है तो जर्मन के भूगोलवेता, जर्मन संप्रदाय के ही है, लेकिन इनकी एक कैटेगरी अलग बना दी क्योंकि इनका जो योगदान है भूगोल में अधिक है। इन्होंने जो विकास किया है भूगोल में वो अधिक किया है। मतलब कि पीछे जो भूगोल एक गर्त में चला गया, फिर धीरे धीरे उभरता आया, पुनर्जागरण काल आया, मतलब है भूगोल का थोड़ा विकास हुआ। लेकिन इन भूगोलवेताओं के जो हमबोल्ट, रिटर, रेडजेल के आने के बाद में भूगोल एक है व्यवस्थित और विस्तृत रूप से विश्व के सामने जो है प्रकट होना जो है शुरू कर दिया। और भूगोल की एक अच्छी छवि बन गई कि हाँ भूगोल है पृथ्वी का अध्ययन हो, मानव का अध्ययन, जो भी अध्ययन करना है वो सिर्फ भूगोल कर सकता है, एक वैज्ञानिक विषय है जिसको मान लिया गया। तो चलो साथियों, आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं जर्मन संप्रदाय। और जर्मन संप्रदाय में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे वान रिच्टहोफेन को। रिच्टहोफेन महोदय का जो योगदान मिलता है उनकी जीवनी से लेकर जो है संपूर्ण अपन जो है इसमें अध्ययन करेंगे। जर्मन विद्वान रिच्टहोफेन मुख्यतः भूगर्भ शास्त्री थे। कि जो जर्मन विद्वान है हुए हैं रिच्टहोफेन, वान रिच्टहोफेन, वो क्या थे? एक भूगर्भ शास्त्री थे, भूगर्भवेता थे। लेकिन जब वे चीन से 1871, ये 1871 भी आप इसको करेक्शन कर लेना, तो टाइपिंग में जो है मिस्टेक हो गई होगी। 1871 में लौटे तो एक माने हुए भूगोलवेता बनकर लौटे। मतलब कि है रिच्टहोफेन एक है भूगर्भ शास्त्री थे, लेकिन वो 1871 में जब चीन की यात्रा करके लौटे थे, उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था इस पे, चीन का भूगोल। तो उस यात्रा के बाद में वो एक माने हुए भूगोलवेता है जो है संपूर्ण जो है भूगोल का अध्ययन करता या उसका जो है ज्ञाता है बनकर लौटे थे। इतना उन्होंने अपनी जो है नॉलेज में अपग्रेड कर लिया। मतलब उनका विकास है भूगोल के प्रति इतना रुझान हो गया, उनकी समझ इतनी विकसित हो गई, या उन्होंने इतना कुछ भूगोल के बारे में जान लिया कि पहले सिर्फ एक भूगर्भ शास्त्री माने जाते थे, लेकिन फिर है भूगोल को एक हर एक पहलू को समझने के जो ज्ञाता है वो माने जाने लगे 1871 में जब वो चीन की यात्रा से लौटे थे तब। इसके बाद में देखते हैं रिच्टहोफेन एक क्षेत्रीय सर्वेक्षक था। कि रिच्टहोफेन एक क्षेत्रीय सर्वेक्षक था, वह किसी एक क्षेत्र का सर्वेक्षण करने वाला जो था भूगोलवेता था, जिन्होंने सर्वप्रथम संरक्षण कार्य 1856 में क्षेत्रीय सर्वेक्षक था। और जिसने सर्वेक्षक कार्य है जो 1856 में आल्प्स पर्वत की है पर्वत श्रेणियों में किया। यहाँ पे सर्वेक्षक है, सर्वेक्षक ही है, यहाँ पे संरक्षण नहीं है। मतलब कि कहने का वो एक भूगर्भ शास्त्री था। लेकिन 1871 में चीन से लौटने के बाद में क्या हुआ, वो एक माना हुआ भूगोलवेता हो गया। उसके बाद में रिच्टहोफेन को एक क्षेत्रीय सर्वेक्षक माना जाता है, क्षेत्रीय सर्वेक्षक था जिन्होंने सर्वप्रथम सर्वेक्षण कार्य या सर्वेक्षण है किया था 1856 में।
जो यूरोप का जो आल्प्स पर्वत है उसकी पर्वत श्रेणियों में का जो है उन्होंने अध्ययन किया था। योगदान उनका देखते हैं कि क्या क्या उनका योगदान मिलता है। अरिस्टोफेन ने यूएसए की कैलिफोर्निया, जो यूएसए में कैलिफोर्निया नामक स्थान है, वहां के सोने के भंडारों का पता लगाया। मतलब यूएसए में वर्तमान में जो जहां पे कैलिफोर्निया में सोने के भंडार मिले हैं उसका पता है बहुत पहले है जो अरिस्टोफेन लगा चुके हैं। और उनके जो है ग्रंथ को मतलब पढ़कर है उसके बाद में जो भी हुए हैं खोजकर्ता हुए हैं उनके ग्रंथ को पढ़कर वहां से नॉलेज प्राप्त करते गए, वहां से उसकी जानकारी, मतलब उसने है कैलिफोर्निया घाटी के बारे में अपने है ग्रंथों में विवरण दिया। उनका ग्रंथ मिलता है खनिज से संबंधित, तो उसमें जो है उन्होंने विवरण दिया था कैलिफोर्निया से संबंधित कि यहाँ पे सोने के भंडार है। अब उस ग्रंथ को फिर उनका अध्ययन हुआ, उसका जो विश्लेषण निकला, फिर उस क्षेत्र में जो है खोजी की गई तो उनकी जो बात है सही और स्पष्ट हुई कि हाँ वहां पे सोने के जो है भंडार मिले हैं। अरिस्टोफेन ने चीन में प्रमुख खनिजों को खोजने का जो है कार्य किया। जो अरिस्टोफेन है उसने चीन में भी जो है खनिज है उसको खोजने का जो है काम किया। अब ये भूगोलविदता किस आधार पर, इनको कोई है पता चलता था क्या कि हाँ यहाँ पे सोने चांदी है जो भी है खनिज संसाधन होंगे, वो वहां के जो सैंपल लेते थे चट्टानों के उसके आधार पे बता देते थे कि ये कौन सी चट्टान उर्वरक है। कई चट्टान उर्वरक भी होती है कि उसका जो है मिश्रण करके फिर है खाद के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। गुयाना चट्टान हम्बोल्ट ने जिसका पता लगाया था उस वो क्या एक बहुमूल्य उर्वरक का स्रोत थी। किस प्रकार वो स्रोत थी, वो थी है पशु पक्षियों के जो बीड से है निर्मित थी कि काफी हजारों सालों में वो बीड से है उस पे जमती गई और एक चट्टान है रूप में वो सामने उभर कर आई और फिर उसका जब है अध्ययन किया गया तो वो एक है बहुमूल्य उर्वरक का जो है स्रोत बन गई। उसी प्रकार है वहां से जो सैंपल्स लिए जाते हैं कि हाँ किस प्रकार है ये चट्टानें हैं, इनकी प्रकृति क्या है, उसके आधार पर है जो इनका खनिजों का जो है पता लगाया जाता है। अरिस्टोफेन चीन में सर्वप्रथम कोयले की खानों का पता लगाया और उनका मानचित्र बनाया। चीन का भूगोल लिखा था उसने, तो ये जो है नॉर्मल सी बात है कि वो चीन के बारे में जानकारी रखता होगा तभी उसने भूगोल लिखा चीन का, और मानचित्र भी लिखा था। ये देखना आप, खानों का पता लगाया और मानचित्र भी बनाया। मानचित्र बनाया मतलब चीन का मानचित्र बनाया उसने, किसने, अरिस्टोफेन ने। अरिस्टोफेन ने चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली लोएस मिट्टी को सर्वप्रथम पहचाना। कि अरिस्टोफेन है उसने चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग कौन सा, चीन का उत्तरी और पश्चिमी भाग है इधर यूरोप से है, यूरोप साइड जो है उसका जो है भाग है उत्तरी और पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली लोएस मिट्टी, एक मिट्टी का प्रकार है लोएस, को सर्वप्रथम पहचाना। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आप है ये देख लेना आप, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैं आपको बताता चलूंगा साथ में कि कहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना है, कहाँ से क्वेश्चन उठा हुआ है, कौन से क्वेश्चन है पसंदीदा जगह बनते हैं। तो सर्वप्रथम लोएस मिट्टी की है जो खोज कौन से भूगोलवेत्ता ने की थी, तो आपको बताना है किसने की थी, अरिस्टोफेन ने की थी। सर्वप्रथम पहचाना हुआ उसकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताया कि लोएस मिट्टी के बारे में पहचाना और निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार इसका जो है लोएस मिट्टी का जो है निर्माण हुआ ये बताया था। किसने बताया था, अरिस्टोफेन ने। लोएस के संदर्भ में उसने है बताया कि यह स्टेपी प्रदेश से वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई बारीक पीले रंग की मिट्टी है। कि लोएस के संदर्भ में वह क्या कहता है कि स्टेपी प्रदेश है, स्टेपी प्रदेश से जो वायु द्वारा है उड़ाकर लाई गई जो है मिट्टी है बारीक पीले रंग की जो है मिट्टी है वो है लोएस मिट्टी। स्टेपी प्रदेश है उससे है स्टेपी घास के मैदानों से है वायु द्वारा उड़ाकर एक मिट्टी लाई गई है बारीक पीले रंग की, उसको लोएस मिट्टी जो है यहाँ पे कहा गया है। इस प्रकार लोएस का अध्ययन करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता अरिस्टोफेन था। लोएस मिट्टी का अध्ययन करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था, अरिस्टोफेन। रिचतोफेन भी यही है, रिचथोफेन भी यही है। ये है अलग अलग इसलिए लिखा गया कि आप वहां पे भी कंफ्यूज नहीं हो, कि आपको पढ़ा हुआ हो तो आप बस यही कहो कि नहीं सर ने बताया था कि दोनों एक ही है तो एक ही ऑप्शन होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट की शंका है तो आप वहां पे अंग्रेजी वर्जन जरूर देखेंगे, उससे आपके जो हर एक डाउट है हर एक है जो क्लियर हो जाएंगे, आपके जो भी है
जो भी डाउट्स होते हैं वो है अंग्रेजी वर्जन से। इस यूनिट के तो है 100% कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कई बार है नाम ऐसे दे दिए जाते हैं हिंदी इसका ट्रांसलेशन करके कि वो अपन को आसानी से समझ में नहीं। अब एक है क्वेश्चन और आ रहा है जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और बनने की संभावना है, बना हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अरिस्टोफेन ने सर्वप्रथम फियोर्ड तट व रिया तट में अंतर स्पष्ट किया। प्रश्न क्या बनेगा, किसने सर्वप्रथम फियोर्ड तट व रिया तट में अंतर स्पष्ट किया? अरिस्टोफेन ने। मिलान वाला क्वेश्चन क्या मिलेगा, एक तरफ फ्योर्ड तट दे दिया या रिया तट दे दिया, मिलान करवाएगा भूगोलवेता से, तो किससे करना है? अरिस्टोफेन से संबंधित है। अब ये फ्योर्ड तट है इस तो ये तो निर्मित है हिमानी से निर्मित, हिमानी से निर्मित हुए तट को क्या कहते हैं? फ्योर्ड तट। जबकि नदी से निर्मित तट कौन सा है? रिया तट। ये आपको ध्यान में रखना है। अरिस्टोफेन ने बर्लिन में एक महासागरीय संस्था की भी स्थापना की। बर्लिन शहर है कहाँ का? जर्मनी के बर्लिन। किसका जन्म हुआ था? मैंने जब हम्बोल्ट रिटर हेर्जेल पढ़ाया था तब बताया था कि ये आपको है शहर भी ध्यान में नहीं रखना है, जर्मनी ध्यान में रख लेना आप। तो अरिस्टोफेन ने है बर्लिन में एक है महासागरीय जो संस्था है उसकी क्या की है? स्थापना की है। महासागरीय संस्था की स्थापना की इसने की है? अरिस्टोफेन ने की है। अरिस्टोफेन के ग्रंथ की चर्चा करते हैं, और एक बात आप है नोट कर लेना चाहिए कि अरिस्टोफेन से संबंधित कोई फैक्ट्स नहीं आएगा, सिर्फ उसके ग्रंथ है आपसे पूछे जाएंगे। कौन सा पूछा गया है? चीन का भूगोल पहला ग्रंथ आपको दिख रहा है, वो आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछने की संभावना है, फिर से पूछा जा सकता है, बार बार रिवाइज हो सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण जो करती होती है वहीं पे एग्जामिनर का जो है फोकस रहता है। तो पहला ग्रंथ है चीन का भूगोल। चीन का भूगोल उसने लिखा, 5 खंडों में प्रकाशित है चीन का भूगोल। प्रथम खंड में उन्होंने मध्य एशिया की पर्वत श्रेणियों एवं लैस के निर्माण जो है स्टेपी प्रदेश है, जिस प्रकार लोएस मिट्टी का निर्माण होता है, उड़कर पीले रंग की जो मिट्टी आती है उसके बारे में बताया है। पहला खंड कौन सा? चीन का भूगोल। कितने भाग है? 5 भाग। पहले खंड में क्या है? 5 भागों के पहले खंड में क्या है? मध्य एशिया की पर्वत श्रेणी एवं लोएस के निर्माण के बारे में बताया है। द्वितीय खंड में क्या है? चीन की है उत्तरी चीन का वर्णन किया है। तृतीय खंड में क्या है? उन्होंने दक्षिणी चीन का वर्णन किया है। चौथे में 5वें खंड में चीन की यात्रा से संबंधित अपने विवरण जो उसकी मृत्यु के बाद टिस्सेन में प्रकाशित करवाया था, टिस्सेन ने प्रकाशित करवाया था, उसका अनुयायी था टिस्सेन, उसने जो है प्रकाशित करवाया था। अब आप एक बार रिवाइज करेंगे मेरे साथ में। इसका ग्रंथ क्या नाम है? चीन का भूगोल। कितने खंड है? 5 खंड। प्रथम खंड में मध्य एशिया की पर्वत श्रेणी लोएस है जो मिट्टी निर्माण। द्वितीय खंड में उत्तरी चीन के बारे में। तृतीय खंड में दक्षिणी चीन के बारे में। चौथे और 5वें खंड में यात्रा से संबंधित है, जो उसकी यात्रा है उससे संबंधित है। और ये 5वां खंड है, चौथा और 5वां है उसकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुआ। चर्चा करते हैं दूसरे खंड की, चीन की मानचित्रावली। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि उसने खनिजों का पता लगाकर वहां का मानचित्र बनाया था। तो वहां का मानचित्र बनाया था उसने, तो चीन की मानचित्रावली में प्रकाशित किया था। इस मानचित्रावली का प्रकाशन विस्तृत रूप से उसकी मृत्यु के बाद मैक्स कोल ने है जो है उसका प्रकाशन किया था। मृत्यु के बाद में चीन का भूगोल का चौथा और 5वां खंड है मृत्यु के बाद में है टिस्सेन ने प्रकाशित करवाया। जबकि चीन की मानचित्रावली है उसकी मृत्यु के पश्चात है मैक्स कोल ने जो है प्रकाशित करवाई, क्योंकि उसके अनुयायी है उन्होंने ये काम किया था। स्थलाकृति विज्ञान इसका तीसरा है जो ग्रंथ है, स्थलाकृति विज्ञान। आर्थिक खनिज भूगोल, खनिज का ज्ञाता था तो खनिज भूगोल लिखेगा ही। पहला ग्रंथ चीन का भूगोल, दूसरा चीन की मानचित्रावली, तीसरा स्थलाकृति विज्ञान, चौथा आर्थिक एवं खनिज भूगोल। इसके जो है इतने हैं योगदान मिलते हैं। तो जो है महत्वपूर्ण फैक्ट्स है एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं साथ में। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि लोएस का अध्ययन करने वाला पहला भूगोलवेत्ता कौन था? अरिस्टोफेन था। फियोर्ड तट, रिया तट के बारे में आपको बताना है। फियोर्ड हिमानी से संबंधित है, रिया नदी से,
और इसमें अंतर सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया? अरिस्तोफेन ने। पहला खंड चीन का भूगोल, 5 खंड है इसके। पहला है जो ग्रंथ चीन का भूगोल, दूसरा ग्रंथ चीन की मानचित्रावली मैक्सकोल ने प्रकाशित करवाई मृत्यु के पश्चात, तीसरा ग्रंथ है स्थलाकृति विज्ञान, चौथा है आर्थ एवं खनिज भूगोल। अब जो है चर्चा करते हैं अपन है इसके बाद में हेटनर की, जो है नेक्स्ट भूगोलवेत्ता हुए हैं हेटनर। हेटनर 20वीं शताब्दी का रीति विधेयक था जिसको इस क्षेत्र में ख्याति मिली है। 20वीं शताब्दी का रीति विधेयक था है जो है जिसको है इस क्षेत्र में ख्याति मिली थी, भूगोल में जो है ख्याति मिली थी। रीति विधेयक क्या होता है? विधि तंत्र, विधि तंत्र था, मतलब विधि है सिद्धांतों का निर्माण करता था। यदि जॉर्ज फोस्टर संसार का पहला रीति तंत्रीय था, विधि तंत्रीय था, जॉर्ज फोस्टर पहला था, लेकिन है हेटनर भी है रीति तंत्रीय था। यहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना नहीं है, बस बेसिक नॉलेज के लिए नॉर्मल जानकारी। उसके अनुसार भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है अर्थात प्रदेशों का वर्णन है। ये पॉइंट आप है याद करोगे, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, ये जब वर्ड आपके सामने आ जाए तो आपको क्लिक कर देना है हेटनर पे। हेटनर के अनुसार भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है अर्थात जिसका अर्थ क्या होता है? प्रदेशों का जो है अध्ययन है। हेटनर भूगोल को एडियोग्राफिक आधारित विज्ञान मानता है न कि नोमोथेटिक। ये जो है इसमें जो है हेटनर भूगोल को क्या मानता है? एडियोग्राफिक आधारित विज्ञान मानता है न कि नोमोथेटिक। तो अपनी जो है मानचित्र कला चलेगी, अपनी जो है प्रैक्टिकल चलेगा, प्रायोगिक कार्य चलेगा, तो उसमें आएगा है विस्तृत रूप से एडियोग्राफिक और नोमोथेटिक क्या है, वहां पे अपन इसकी जो है चर्चा करेंगे। और यहाँ पे आपको यही ध्यान में रखना है कि हेटनर भूगोल को एडियोग्राफी आधारित मानता था, नोमोथेटिक आधारित नहीं मानता था। हेटनर के अनुसार भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान है, यह एक दूसरे से जो है भिन्न है। इसके ग्रंथ की चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी ऑफ मेथोडोलॉजी पहला ग्रंथ है, ज्योग्राफी ऑफ मेथोडोलॉजी भूगोल का विधि तंत्र प्रसिद्ध ग्रंथ है। 1927 में 1927 में जो है प्रकाशित किया गया था। हेटनर के भी आपको ग्रंथ ध्यान में रखने हैं। विधि तंत्र या क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान कहा है प्रदेशों का अध्ययन जिसका अर्थ होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला ग्रंथ है ज्योग्राफी ऑफ मेथोडोलॉजी भूगोल का विधि तंत्र, कोई सा भी आपको देखने को मिल सकता है। ज्योग्राफी ऑफ मेथोडोलॉजी वहां पे मिलेगा या भूगोल का विधि तंत्र, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है, आएगा 1927 में लिखा गया है। दूसरा ग्रंथ है रूस का भूगोल 1905 में, रूस का भूगोल लिखा 1905 में। तीसरा है यूरोप का प्रादेशिक भूगोल 1907 में। फिर है ज्योग्राफी इट्स हिस्ट्री कैरेक्टर एंड मेथड्स भूगोल एक इतिहास सुधारक और विधि, ये भी इसका ग्रंथ है। क्लाइमेट ऑफ चिली इसका ग्रंथ है। क्लाइमेट ऑफ चिली, चिली की जलवायु से संबंधित उसने 1881 में ग्रंथ लिखा। तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल 1935 में लिखा। कोलंबिया एंडीज की यात्रा 1888 में लिखा था। पृथ्वी के महाद्वीपों की स्पष्ट आकृति 1929 में लिखा था। पृथ्वी पर संस्कृति का प्रसार 1929 में लिखा था। मानव भूगोल उसका मरणोपरांत जो है प्रकाशित होने वाला जो है क्या है ग्रंथ है। अब इसकी एक बार है चर्चा करेंगे अपन, क्या करेंगे? हेटनर को लेकर इसने क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कहा है, भूगोल को प्रदेशों का अध्ययन। ज्योग्राफी ऑफ मेथोडोलॉजी भूगोल का विधि तंत्र याद में रखना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रूस का भूगोल आपको डेट ध्यान में नहीं रखनी है बल्कि इनका ग्रंथ ज्यादा ध्यान में रखनी है, अगर डेट याद कर सको तो वो भी कर लेना, साथ में बेटर रहेगा। रूस का भूगोल 1905 में, यूरोप का प्रादेशिक भूगोल 1907 में। ज्योग्राफी इज हिस्ट्री कैरेक्टर एंड मेथड्स भूगोल एक इतिहास सुधारक और विधि, ये भी लिखा। क्लाइमेट ऑफ चिली जैसे है मैंने पहले बताया था, क्या बताया था मैंने पहले, कौन सा ग्रंथ बताया था? महत्वपूर्ण ग्रंथ भूगोल का विधि तंत्र, वैसे ही है क्लाइमेट ऑफ चिली, चिली की जलवायु आपको ध्यान में रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल आपको ध्यान में रखना है। कोलंबियन एंडीज की यात्रा,
पृथ्वी के महाद्वीप की प्रश्न आकृतियां, पृथ्वी पर संस्कृति के प्रभाव और मानव भूगोल। मानव भूगोल तो आप रहने देना, इसका कभी कोई जिक्र नहीं किया गया, नहीं किया जा सकता। मानव भूगोल का नाम आएगा अरिस्टोफेन, आपको ले देना है। मानव भूगोल के जनक, सॉरी अरिस्टोफेन रेटजेल, मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल, राजनीतिक भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल। तो चलो साथियों लेते हैं विदा। आज अपने अध्ययन किया वॉन अरिस्टोफेन, साथ में हेटनर महोदय का। कल अपन कार्ल और अन्य जो है इनके साथी भूगोलवेता है उनकी जो है चर्चा करेंगे। लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक की बाय। उम्मीद है कि आपकी जो है स्टडी प्रॉपर रूप से चल रही होगी, क्लासेस का आप बड़े शानदार तरीके से आनंद ले रहे होंगे। और जैसा कि मैंने वादा किया था उसी अकॉर्डिंग मैं रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस है जो लेके आ रहा हूँ। किसी प्रकार का कोई व्यवधान है, कभी कभार टेक्निकल मिस्टेक जो आ जाती है उसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाती, और अब आपकी रेगुलर क्लासेस रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।